वाई ए बाई एल के बराबर। इस पे क्वेश्चन कराया था कि नहीं आपको? यस सर। चलिए ये अब अगला हम लोगों ने यहाँ ये भी देखा था कि ये जो वर्क जो होता है ये होता है आपका 1/2y इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर एंड वर्क इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आया था भाई? यस सर। यस सर। अब अगला हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन बल्क मॉड्यूलर। अच्छा, पॉइजन रेशियो बता दिया था। पॉइजन रेशियो क्या है? यस सर। अगर किसी सिलेंडर को हम लोग इलोंगेशन दे रहे हैं तो उसके रेडियस में भी चेंज आएगी और उसके लेंथ में भी चेंज आएगा। इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो, जो कि यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब आगे हम ये सीखेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन एंड पॉइजन रेशियो में क्या रिलेशन होती है। ठीक, चलो लिखो। वॉल्यूम, अगर हम एक कोई सिलेंडर ले लेते हैं, देखो इसका लेंथ L है, रेडियस R है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, है ना। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट कर दिया यानी इसको लिखा dv, इसको लिखा पाई। अब देखना इधर थोड़ा, ये वॉल्यूम लिखा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एल। बेटा ध्यान देना, आर क्या है? रेडियस। अब ये आप मुझे बताओ कि अगर हम इसके वॉल्यूम को चेंज करते हैं तो वो कितने तरीकों से चेंज होगा? तो आप कहोगे कि अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे आप तो उसका लेंथ भी चेंज होगा और रेडियस भी चेंज होगा। क्लियर है ना? यस सर। तो ये यस सर। दोनों ही वेरिएबल होगी, तो हम इसे क्या करते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है देख लेंगे आप, मैं लिख रहा हूं। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा dv, इसको हम करेंगे तो पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट dl का डिफरेंशिएशन l का dl आएगा प्लस, अब l को कांस्टेंट लेंगे, r को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पाई l इंटू 2r dr। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आया समझ? यस सर। यस सर। चलो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में है नहीं, प्रूविंग कर रहे हैं हम, इन दिनों में रिलेशन निकाल रहे हैं, वो रिलेशन आपको याद रखनी है। रिलेशन निकालते समय डिफरेंशिएशन चाहिए तो हम बस ऐसे बोल रहे हैं, वेरिएबल v भी है, r भी है एंड l भी है, तीनों तीन तीन वेरिएबल एक ही फंक्शन में है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब हम v का करेंगे तो dv आएगा, जब l का करेंगे तो dl, और जब r का करेंगे तो ये r स्क्वायर था, r स्क्वायर का आता है 2r इंटू dr। ठीक है, यस यस सर। अब हमने क्या किया, डिवाइड, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो दोनों साइड अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इन बोथ साइड, तो ये आएगा हमारा dv बाई v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर dl बाई v प्लस पाई l 2r dr बाई v। क्लियर? सुने, इसको ऐसे ही रहने दो, dv बाई v को, इस वॉल्यूम की वैल्यू रखो तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर एल, ये पाई एल 2r dr, और इस वॉल्यूम की भी वैल्यू रखो तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर एल। कैंसिल करा दो जिसको कराना है, तो ये पाई आर स्क्वायर पाई पाई एल से एल, आर से आर, ये आया dv बाई वी इज इक्वल टू dl बाई एल प्लस आप 2
dr/r। क्या इतना आएगा ये? Yes, sir. सुनिए, Yes, अभी sir. कॉपी नहीं अभी। एंड वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू माइनस dr/r बाई dl/l। देन मैं लिख सकता हूं dr/r इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा dl/l। अब ये वैल्यू यहां पुट करें, देन dv/v इज इक्वल टू, बोलो, dl/l प्लस 2 टाइम्स ऑफ dr/r। dr/r को हम ये लिख सकते हैं माइनस सिग्मा dl/l। देन dv/v इज इक्वल टू dl/l, कॉमन ले लो इन दोनों से, तो ये रहा 1 माइनस 2 सिग्मा। ये है रिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे? लैटरल स्ट्रेन। और ये जो है आपका पॉइजन रेशियो सिग्मा रहा। डिराइव करना है कर लीजिए, वरना रिलेशन ही लिख लीजिए डायरेक्ट। किया कॉपी? No, sir. Yes. हुआ। ठीक। No, sir. 1 minute. सर हो गया। चलो बेटा लिखो इधर। सुनिए, ये क्या था? वॉल्यूम स्ट्रेन। ये है आपका लेटरल स्ट्रेन एंड ये सिग्मा पॉइजन रेशियो। देखिएगा, इफ अगर सिग्मा की वैल्यू 0.5 दिया हो, अक्सर क्वेश्चन आता ही है, अगर सिग्मा की वैल्यू 0.5 है तब हम ये वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो हमारा dv/v कितना आएगा? DL भैया। हाँ, थोड़ा देख लो बेटा। DL by यार क्या कर रहे हो यार, तुम लोग वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे। 0.
बेटा जब ये 0.5 आप पुट करोगे Yes, देन ये dl/l 1 माइनस 2 इंटू 0.5 1. तो ये Zero. आएगा 0। नहीं आया समझ? Yes, sir, ये ऐड किया था Yes, इसमें. sir. आया. चलो तो अगर हम लोग सिग्मा की वैल्यू को 0.5 पढ़ रहे थे किसी मटेरियल के लिए तो उसका dv/v इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम भी क्या है 0. 0. dv/v dv इज इक्वल टू 0 यानी चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 है। अब ये बताओ किसी सब्सटेंस का चेंज इन वॉल्यूम 0 है इट मीन्स क्या कह सकते हैं हम Rigid body है. rigid body. हाँ यानी हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते है ना। तो इनकम्प्रेसिबल आपसे पूछा जाता है एक कोई सॉलिड है जो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल सॉलिड के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 0. 0.5. 0.5. जी तो ये याद रखिएगा। अच्छा और भी थोड़ा सुन लें बेटा बल्क मॉड्यूलस पढ़ा था क्या Yes. क्या होता है ये Yes, sir. माइनस डेल्टा पी बाई Delta V/V. डेल्टा वी बाई वी है ना। Yes. अब ये Yes. बता दो Yes, sir. अगर हमारा 0.5 होता सिग्मा की वैल्यू 0.5 होगी उसके लिए बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो ये आप अगर यहां रखोगे डेल्टा वी की जगह पे यानी यहां पे क्या रखोगे 0 तो ये वी 0. बीटा की वैल्यू क्या आएगी 0. यार थोड़ा एक बार देख के बोला करो यार तुम लोग तो मतलब हद कर दे रहे हो डेल्टा पी बाई 0 क्या आएगा ये Not Minus different. एक कोई 0 बोल रही है कोई माइनस डेल्टा पी बोल रही है बेटा ये क्या होता है ये So not defined. Infinite. नॉट डिफाइंड इन्फिनिटिव होती है। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक इनकम्प्रेसिबल सॉलिड है उसका बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी होती है तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहले इनकम्प्रेसिबल सॉलिड के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या है तो 0.5। इनकम्प्रेसिबल सॉलिड के लिए बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या है तो इन्फिनिटिव। ठीक है ये Yes. अच्छा Yes. एक और पॉइंट बना के लिखें सिग्मा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है तो रेंज ऑफ सिग्मा -1 से लेकर के ये प्रूविंग नहीं है ये प्रैक्टिकल डेटा है -1 से लेकर के 0.5 तक। लेकिन ध्यान में रखना ये इक्वल भी नहीं होता है बस ऐसे ही होते -1 to 0.5 प्लस 0.5
आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. चल, इस पे भी क्वेश्चन मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, इसे याद रखिएगा। अगला और भी एक रिजल्ट याद रखने हैं, एक नहीं 2-3 रिजल्ट। अच्छा ये बताओ, हम लोगों ने y पढ़ा, y क्या था? ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बीटा पढ़ा, ईटा पढ़ा और सिग्मा पढ़ा। सबका नाम बताओ एक बार। बताओगे? So young modulus beta y young modulus beta आएगा bulk modulus eta आता है compressibility factor। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड ये आपका पॉइजन रेशियो। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक और लिख लें, वो के, जो कि 1/बीटा होता है। ठीक, चलिए अब हमें इन चारों में रिलेशन लिखना होगा, तो आप लिखो अगला, रिलेशन बिटवीन वाई, बीटा, ईटा, पॉइजन रेशियो, यानी यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो। ठीक है, म्यूट कर ले बेटा। चलिए देखिएगा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है बस। y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बीटा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा। एक ये रिलेशन होती है। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये दूसरी रिलेशन होती है। लिखते चले, ये याद रखना है बेटा। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों में से सिग्मा को एलिमिनेट कर दें तो y का एक ये भी रिजल्ट आता है, y इज इक्वल टू 9 बीटा ईटा, सॉरी, y इज इक्वल टू 9 बीटा ईटा अपॉन 3 बीटा प्लस ईटा। अगर हम इन दोनों में से सिग्मा को एलिमिनेट कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आता है, यानी यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इन तीनों में ये रिलेशन होता है। ठीक है, Yes, sir. अगला देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम y को एलिमिनेट कर दें, यानी ये भी y इज इक्वल टू दिस और y इज इक्वल टू दिस, तो ये और ये आपस में इक्वल होंगे, यानी 3 बीटा
1 minus 2 sigma is equal to 2 eta 1 plus sigma। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 बीटा माइनस 6 बीटा सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा। हमें सिग्मा को एक तरफ कर लेना चाहिए, तो इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, यानी 3 बीटा माइनस 2 ईटा इज इक्वल टू 2 ईटा सिग्मा प्लस 6 बीटा सिग्मा। देन सिग्मा इज इक्वल टू आएगा 3 बीटा माइनस 2 ईटा डिवाइडेड बाई 2 ईटा प्लस 6 बीटा। आया बेटा? Yes, sir. चले, आया? हेलो? Yes. Yes. Yes, sir. चलो, तो ये हमें सारे रिजल्ट याद रखने हैं, ये भी ये भी ये भी, एंड ये अगर याद रहे तो सही, वरना ऐसा हम डिराइव कर लेंगे। ये भी, फिर सिग्मा वाला भी, ये थ्योरेटिकल टॉपिक था ही। अगला पॉइंट लिखिएगा, टॉर्सनल पेंडुलम, सॉरी पेंडुलम नहीं, क्या बोला जाता है, हाँ, टॉर्सन ऑफ सिलेंडर और ट्विस्टिंग कपल। ये लास्ट पॉइंट है आपके मॉड्यूल से। सबसे बोलिए। एक मिनट बेटा। हेडिंग है आपका, टॉर्सन ऑफ अ सिलेंडर और ट्विस्टिंग ऑफ अ वायर। सुनेंगे, ये आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन फार्मूला लिख के दिया है, बट मैं इसको डिराइव करके दिखा रहा हूं, आपको याद रखने हैं। डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, फार्मूला की भी कोई जरूरत नहीं है, हम आपको फाइनली बता देंगे क्या इसमें पूछा जाएगा। तो हेडिंग दीजिए, टॉर्सन ऑफ अ सिलेंडर और ट्विस्टिंग ऑफ अ वायर।
एक मिनट वेट कीजिए, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ ये। दिख रहा है इमेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा लग रहा है ना इमेज इसमें? एक मिनट, ये इमेज देखो, क्या कुछ फील हो रहा है इस पे? जैसे एक कोई सिलेंडर है ना, एक ये सिलेंडर है, इसको हम लोगों ने एक तरफ तो फिक्स रखा, लेकिन दूसरे तरफ से अगर रोटेट कर रहा हूं, जैसे कपड़े निचोड़ते हो, है ना, Yes, sir. Yes, sir. वही काम करने हैं। तो एक तरफ तो फिक्स है, लेकिन दूसरे तरफ अगर रोटेट करा दोगे तो इसमें टॉर्क आएगा, या एंगल रोटेट हो रही है, वही टॉर्क वगैरह हमें बताने होते हैं। ठीक है, Yes, sir. दिखाता हूं इसका अच्छा डायग्राम है। चलो इसी को पे पढ़ते हैं। ये रोटेट हो गया क्या? सीधा हो जाएगा तो अच्छा रहता। कहाँ गया भाई वो? चलो बेटा देखो, हम बनाते ही हैं। सुनिएगा, ये एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। कैसे बन गया ये? कहाँ गया? सॉलिड सिलेंडर का शेप है क्या? सुनिए, कहोगे कि ये लेट, बस ये लास्ट पॉइंट पढ़ना है इस चैप्टर का, ये चैप्टर ही खत्म है। थोड़ा मैं फील दिलाना चाहता हूँ। ये
जी, ये एक सिलेंडर, ये एक्सिस है इसका और रेडियस है आर, है ना? सुन रहे हो आप? Yes, sir. यहां से सॉलिड एक्स डिस्टेंस पे जाकर के हमने एक छोटा सा सेगमेंट कट किया, जिस सेगमेंट का विड्थ है dx। हम क्या कर रहे हैं, पहले ये तो देखो, ये एक पॉइंट ले लिया ऊपर वाले लेयर पे जिसका नाम A दिया, और ये पॉइंट लिया B जस्ट उसी के नीचे। ये भी यहां से x डिस्टेंस पे होगा, थोड़ा फील करते रहेंगे आप, ठीक है? ये दोनों ही पॉइंट एक जस्ट एक दूसरे के नीचे हैं। अब क्या किया मैंने, ऊपर वाले पॉइंट को ऐसे रखा रहा, फिक्स रखा इसको, और नीचे वाले को घुमाने लगा, ऐसे घुमा रहा हूं मैं। तो ये बताओ, ये जो पॉइंट है B, क्या आज भी B घूमने के थोड़े देर घूमने के बावजूद भी क्या A के जस्ट नीचे ही रहेगा या थोड़ा आगे बढ़ जाएगा? आगे बढ़ेगा। थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो ये रहा B और ये B डैश रहा, जो कि यहां से इसका एंगल हमने पढ़ लिया थीटा एंगल है, और ये टोटल लेंथ जो था वो L था सिलेंडर का। क्या ये बातें समझ आई आपको? ए पॉइंट यहीं पे है, और नीचे अगर हमने रोटेट करा दिया नीचे वाला पोर्शन को, तो ये पोर्शन यहां से थोड़ा आगे चला जाएगा, ठीक है? अच्छा, Yes, sir. ये x डिस्टेंस पे है, और ये जो सेगमेंट लिया था मैंने उसकी चौड़ाई है dx। अब मैं ये बोलूं b डैश ये कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर ये जो ये छोटा वाला पार्ट है जिसकी रेडियस कितनी है x, उसी का ये क्या है b डैश क्या है, उसका आर्क है ना? वो थीटा इंटू एक्स होगा। क्या ये बातें समझ आई? Yes, sir. b डैश इज द आर्क ऑफ स्मॉल सेगमेंट। हाँ जी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आप सुनेंगे, पहले क्या था कि इनके बीच का सेपरेशन ये जस्ट बिलो ही था, यानी ए के जस्ट बिलो था बी, लेकिन अब क्या हो गया, ए से अब थोड़ा आगे निकल गया होगा ये बी। तो हमने ये एंगल को पढ़ लिया फाई, और ये कौन सा स्ट्रेन होगी, शेयर स्ट्रेन। आपको यही तो बताया था पहले, शेयर स्ट्रेन में क्या होता था, ये पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाएं, ये पॉइंट लोअर पॉइंट है, ये अपर पॉइंट, तो ये जस्ट एक दूसरे के ऊपर ही थे, लेकिन फोर्स लगाने पे ये पॉइंट थोड़ा आगे शिफ्ट हो जा रहा था, यही ना बेटा? और इसी Yes, sir. एंगल को हम लोग बोले थे शेयर स्ट्रेन। अच्छा ये बताओ, अगर हम ये शेयर स्ट्रेन थीटा पढ़ रहे हैं, तो ये शेयर स्ट्रेन जो फाई आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो वो आएगा बी डैश अपान लेंथ एल। आया समझ? बेटा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, तो उसके लिए भी तो बी डैश क्या होगा, आर्क ही होगा। नहीं आया? अरे बोलो भाई, ऊपर एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट आया, दूसरा थोड़ा सा ये बी है ना, ये यहां से यहां बदल दिया मैंने, ये अंदर की तरफ गया है, और ये अगर हमने ऐसे मिला दिया, तो ये एंगल मैं पूछ रहा हूं तो बैठे हो तुम लोग, ये एंगल क्या होगा, उसके लिए ये आर्क होगी, और लेंथ क्या है उसका, रेडियस होगा। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. चलो
मैं बता रहा हूँ, समझना, ये आपकी मॉड्यूल में भी प्रूविंग नहीं है, ये आपको ग्रेजुएशन में जाके मिलता, वो भी सॉलिड। जब बीटेक करोगे ना तो फर्स्ट ईयर में जाके, फर्स्ट ईयर में भी नहीं मिलता है, सेकेंड ईयर में मिलेगा। चलो, तो ये फाई की वैल्यू बस इसलिए प्रूविंग करा रहा हूं, तो टाइम भी है और थोड़ा आप याद भी रखोगे और मुझे भी याद रहेगा, वरना भूल जाऊंगा मैं भी। तो ये फाई की वैल्यू आ गई बी बी डैश बाई एल। अब रखो बी बी डैश की वैल्यू क्या है, x इंटू थीटा, देन फाई इज इक्वल टू x थीटा बाई एल, वेयर फाई क्या है, शेयर स्ट्रेन, थीटा क्या है, एंगल रोटेटेड बाई, ये जो बी पॉइंट है इसको हमने कितना एंगल रोटेट करा दिया इस एक्सिस के अबाउट, आया? Yes. Yes, sir. ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, ये इतना बनाना चाहे तो, और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो थीटा है इसको बोलते हैं ट्विस्ट एंगल, कितना घुमाया। और फाई को बोलते हैं एंगल ऑफ शेयर। तो ये रिलेशन आती है ट्विस्ट एंगल एंड एंगल ऑफ शेयर में। एक तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अब सुनिए, अगर हम ये लिखें, ध्यान देना थोड़ा इधर, बना रहे हो ये? Yes, sir. Yes. चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए थोड़ा। जी हटाऊं? बेटा जल्दी करें कॉपी। कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चले सुनिएगा अब।
आपको क्या याद रखने हैं वो मैं फाइनली बताऊंगा, अभी बस मैं ये समझो कि मैं खुद पढ़ रहा हूं। ये रहा ईटा। ईटा क्या है? ईटा होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जो कि होती है शेयर स्ट्रेस अपान शेयर स्ट्रेन। अब हमें निकालना है, फाइनली हमें निकालना टॉर्क है। मैं अभी बता देता हूं, टॉर्क निकालना है कि इसको घुमाने में बी से बी डैश घुमाने में कितना फोर्स लगा, कितना टॉर्क लगा, ये निकालना है हमें। चलो, तो ईटा इज इक्वल टू है टी अपान फाई। टी क्या है? शेयर स्ट्रेस है, एंड फाई शेयर स्ट्रेन है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल लिया। तो हम यहां से अगर ऐसे लिखें, ईटा इज इक्वल टू टी अपान फाई। फाई की वैल्यू क्या है? एक्स थीटा बाई एल। देन यहां से टेंशन आए, सॉरी स्ट्रेस आएगा टी ईटा एक्स थीटा बाई एल। ये क्या है बेटा? स्ट्रेस है। कौन सा है? शेयर स्ट्रेस। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताओ, वी नो डेट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना? तो स्ट्रेस हमें पता है कितना, टी। फोर्स हमें नहीं पता है, इसको घुमाने में कितना फोर्स लगा ये नहीं पता, बट एरिया हमें पता है। किस पे लगा है? ये एक्स सेगमेंट, ये एक्स लिया था और उसका विड्थ है dx, यानी ऐसा कोई सेगमेंट लिया था जिसका रेडियस है x और उसकी चौड़ाई कितनी है? dx। तो ये एरिया क्या आएगा? 2 पाई x इंटू डी एक्स। देन हमारा यहां से फोर्स की वैल्यू आ गई, स्ट्रेस T इंटू 2 पाई x dx। अब ये फोर्स लगा था किसको घुमाने में? इस पॉइंट B को, B से लेकर के B डैश के बारे में। चलो रखते हैं, T की भी वैल्यू हमने ये निकाला था, रखते हैं टी एक्स थीटा बाई एल इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। तो ये हमारा फोर्स आया ईटा थीटा 2 पाई बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। आया समझ? अरे हाँ ना बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब हमें बताना था फाइनली टॉर्क। तो टॉर्क आएगा, क्या होता है टॉर्क? अगर ये बताओ, एक ये फोर्स लग रहा है इस रिंग पे और इसकी एक्सिस से डिस्टेंस है, यानी रेडियस है x, तो टॉर्क क्या आएगा? F इंटू एक्स। यही ना बेटा? Sir. तो x Yes, sir. x क्रॉस f। तो अब ये वैल्यू रखें, f की वैल्यू ये, और एक और x आएगा, तो टॉर्क का टर्म जो आएगा वो आएगा ईटा थीटा 2 पाई बाई एल x का पावर 3 इंटू डी एक्स। क्या ये बातें समझ आई? फोर्स में ऑलरेडी x स्क्वायर था। अरे बोलो, फोर्स में अगर एक्स स्क्वायर का टर्म है तो टॉर्क में कौन सा टर्म आएगा? एक्स क्यूब का टर्म आएगा। अरे बोलिए भाई साहब, ठीक है ये? Yes, sir. चलो, अब आ गया, बस खत्म। ईटा थीटा 2 पाई बाई एल, इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट x कहां से कहां बदल सकता है? 0 से लेके कैपिटल R तक, रेडियस ऑफ ट्यूब तक। तो ये आएगा r का पावर 4/4। अगर हम इसे सॉल्व करें थोड़ा, तो ये आएगा आपका, देखें बेटा, यहीं पे मैं लिख देता हूं। तो टॉर्क इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल, ईटा थीटा पाई बाई 2l r का पावर 4। और ये आपको याद रखने हैं। तो बच्चा कहा कि सर ये भी मेरे लिए टफ ही है, तो देख क्या याद रखने हैं। ईटा क्या होता है?
कांस्टेंट, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। पाई क्या है? कांस्टेंट। 2 और एल है लेंथ ऑफ सिलेंडर, है ना बेटा। तो हम लिख सकते हैं कि अगर लेंथ भी कांस्टेंट मान के चले तो जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 4 होता है। आर क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। या Yes, sir. टॉर्क जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा भी होती है, जितना उसको घुमाएंगे उतना टॉर्क हमें चाहिए। आएगा बेटा? अच्छा, Yes. और सुनो, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। टॉर्क इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, ईटा पाई आर का पावर 4 बाई 2l इंटू थीटा। अब ये बताओ, एक टाइप के सिलेंडर के लिए, एक कोई सिलेंडर के लिए ईटा भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट और लेंथ भी सिलेंडर का कांस्टेंट, तो टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? तो हम ये लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू सी इंटू थीटा, वेर सी को बोलते हैं हम टॉर्सनल कांस्टेंट, ठीक है बेटा। सर रिपीट कीजिए, इसको क्या बोलते हैं? सी को? सी को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट या ट्विस्टिंग कांस्टेंट। सर थैंक यू। यही आपको याद रखने हैं, सिर्फ सी की भी वैल्यू पूछी जाती है। मैं अभी करा रहा हूं एक को दो और क्वेश्चन। इधर देखें, अभी पूरा लिख रहे हैं या आप, या फाइनली फार्मूला लिखेंगे? पूरा। पूरा लिखोगे तो फिर कोई किसी को दिखाना नहीं, वरना फिर ये बोलेगा अननेसेसरी कौन है भाई। माइक तो बंद कर लो यार। अननेसेसरी चीजें हैं, मैं पहले भी बता देता हूं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेई के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ना नहीं होता है, लास्ट रिजल्ट ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। जल्दी कॉपी करो, एक दो चीजें और बोलूंगा इसमें। क्या हुआ, कुछ उम्मीद है खुलने की स्कूल वगैरह? भी कल तक तो बोल रहे थे नो सर। 15 अगस्त तक बंद है स्कूल, फिर पता नहीं, शायद हो जाएगा ओपन, हो जाएगा शायद।
हाँ जी, कर लिया। यस सर। सुनिए, इसमें हम ऐसे भी करते हैं, थीटा टॉर्क बाई थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सी। तो एक नाम और भी बोलते हैं रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट पर यूनिट ट्विस्ट, वेर सी क्या है, रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। बोला जाता है कि रीस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट जो है वो R के किस पावर पे डिपेंड करता है, तो R का पावर 4। अगर हम रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 टाइम्स कर दें तो रीस्टोरिंग कपल कितना टाइम्स हो जाएगा, 16 R का पावर 4। मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी। एक दो प्रोसेस और होते हैं एडियाबैटिक थर्मोडायनेमिक्स में, वो हम लोग पढ़ेंगे तब वहां करेंगे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करने पे लग जाए, पूरा पूरा ये कंप्लीट ये चैप्टर। आपसे ये पूछा गया है, अच्छा ये बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा एक दो मैं करा दूंगा। जैसे मैंने ये दिया स्ट्रेस, अच्छा यार एक कर्व भी पढ़ाना है अभी, आप लिखो अगला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, आपको बोला था मैंने याद दिलाने के लिए, भूल गए थे तुम ही लोग। नो सर। तो लिखिए स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, याद रखने ये इसमें सारे पॉइंट। इधर है ये स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए ये कर्व ऐसे बनता है, कुछ देर तक तो सीधे रहेगा, जब तक ये सीधे रहता है तब तक हम क्या बोलेंगे, हुक्स लॉ अप्लाई है। उसके बाद ये ऐसे जाता है, ये ए से बी, बी से सी भी ऐसे ही रहता है, और सी से अचानक से चेंज होती है इसमें, और ये होता है फ्रैक्चर पॉइंट। ये ओ ए बी सी, और ये पॉइंट को हम डी और इसको ई पढ़ते हैं, ऐसे ग्राफ बनता है, सुनिएगा। अच्छा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, पहले आप मुझे बताएं, अगर ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है तो ये इस लाइन का स्लोप क्या डिनोट करता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप क्या डिनोट करता है, तो आप जानते हो
बेटा इसका स्लोप अगर थीटा है ये, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता क्या है, तो आप बोलोगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। यस Yes. यानी हम अगर यंग मॉड्यूलस बोलें तो क्या वो सही है, तो आप कहोगे हाँ सर, लीनियर होगा तो यंग मॉड्यूलस ही होगा। तो स्ट्रेस स्ट्रेन दिया है, यहाँ स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे यंग मॉड्यूलस। अच्छा, अगर दो स्लोप है, एक का एंगल ये ए है, ये बी है, एंगल अलग अलग, तो मैं पूछूं किसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा है, बी पी B. का। जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा। इतनी बातें समझ आई, लेकिन ध्यान में रहने चाहिए, Yes. ऊपर क्या होना चाहिए, स्ट्रेस और इधर स्ट्रेन। कभी कभी ग्राफ का नेचर चेंज कर देता है, इधर स्ट्रेन कर देता है, इधर स्ट्रेस, तो अब नीचे वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा यंग मॉड्यूलस हो जाएगा। ठीक है, यस और सुनिए अभी, इन दोनों में इलास्टिक नेचर ज्यादा किसका है, B का. बी का। तो बना लें ऐसे ग्राफ छोटे छोटे और लिखेंगे यंग मॉड्यूलस ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज मोर इलास्टिक देन ए। अच्छा, अब मैं ये पूछूं कि मोर इलास्टिक, जैसे दो आइटम दिया गया, एक है स्टील और एक है रबड़, इनमें इलास्टिक कौन है, मोर इलास्टिक कौन है, स्टील या रबड़। Rubber. ना बेटा, स्टील है। स्टील को शेप चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होता है। जैसे क्या कहोगे आप, इसमें दोनों में स्ट्रेस किस में ज्यादा है, ए में या बी में। यानी सेम इलोंगेशन लाने के लिए, देखो अगर ये इलोंगेशन ये है यहां पे, ये बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, सेम इलोंगेशन है, स्ट्रेन दोनों में सेम है, लेकिन स्ट्रेस किस में ज्यादा है, बी B में. बी में। तो मैंने बोला इसमें स्टील का ग्राफ कौन है और रबड़ का कौन है, यानी सेम इलोंगेशन लाने के लिए ज्यादा स्ट्रेस किस में देना पड़ेगा, Steel. स्टील में। तो ये अगर ये दोनों, एक स्टील होता और एक रबड़ होता, तो जिसका स्लोप ज्यादा वो स्टील होती है। आया समझ। Yes, sir. यस ये सारे पॉइंट लिखेंगे। पहला, इनका स्लोप क्या दिखाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका ज्यादा स्लोप उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा, जिसका ज्यादा स्लोप वो मोर इलास्टिक। अब रही बात स्टील, रबड़ या कॉपर में मोर इलास्टिक कौन है, तो आप कहोगे स्टील मोर इलास्टिक होती है। क्यों, आया समझ। यस सर जी, चलो इस टाइप के क्वेश्चन बना लोगे। हेलो, यस सर आइए ये ग्राफ के बारे में सुने। ग्राफ में मैंने बोला था कि ओम्स लॉ, अरे
कौन सा लॉ था? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमेशा वैलिड होती है या कुछ लिमिट तक? कुछ लिमिट तक। तो आप लिखोगे ओ से कुछ ए, लिमिट तक। ओ से ए ही हुक्स लॉ वैलिड है। तो ए वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जहां से हुक्स लॉ वैलिड नहीं होती है तो वहां से इलास्टिक लिमिट कंप्लीट बेकार हो जाती है, तो ये होती है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ए पॉइंट को बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा। ए टू बी, Yes. अब ए टू बी नहीं, ए टू ई, ये कहीं भी अब हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ए से बी में हुक्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है। और बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। या इसको भी बोला जाता है ना, ये होती है यील्ड पॉइंट। थोड़ा गलती हुआ मेरे से यहां। और इसी को बोला जाता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बाद लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। और ए पॉइंट को बोला जाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ए पॉइंट को लिख लेना, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ए पॉइंट है। बी पॉइंट है यील्ड पॉइंट या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ए से बी क्या हुक्स लॉ वैलिड होगा? आप बोलोगे नहीं। बी से सी ये होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। होता क्या है, जैसे आप कोई एक स्प्रिंग को खींचोगे तो कुछ हद तक उस पर फोर्स लगाओगे तो बढ़ेगा, वो फोर्स हटाओगे तो वो अपने इनिशियल शेप में आएगा। लेकिन सिर्फ आप खींचते गए एक लेवल के बाद भी खींच रहे हो तो क्या उसके बाद वो अपने आप इनिशियल शेप में आएगा? नो। वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। वही है ये बी टू सी, परमानेंट डिफॉर्मेशन। एंड यहां सी के बाद से ग्राफ में बहुत तेजी से आप सी से लेकर के डी या ई तक देखोगे। सी टू ई या सी टू डी, आप ऐसा कभी देखे हो जैसे कोई प्लास्टिक को आप गर्म कर रहे हो? थोड़ा फील दिला रहा हूं, बाकी आपको याद ही रखनी है। प्लास्टिक को गर्म करके आप अगर उसे खींच रहे हो तो उसमें इलोंगेशन आती है। एक लिमिट तक जितना खींचोगे उतना इलोंगेशन आएगी। एक लिमिट के बाद उसमें हल्का सा भी फोर्स लगाओगे तो उसमें बहुत तेजी से इलोंगेशन आएगी। देखा ऐसा? Yes, sir. वो यही रीजन है सी से ई तक। और ई पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। यहां ये ब्रेक हो जाता है। फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है। दो तरह के मटेरियल और होते हैं, एक होते हैं ब्रिटिल मटेरियल और एक होता है डक्टाइल मटेरियल। तो जिसका ये वाला शेप बड़ा होता है वो होता है डक्टाइल। देखें यहां बना देता हूं मैं, ऐसे ग्राफ बना के दिया रहता है, आपसे पूछा जाता है। एक ये ग्राफ है और दूसरा ग्राफ ऐसा दिया है, थोड़ा बड़ा। ऐसा दिया है, यानी ये शेप एक में बड़ा है और एक में छोटा है।
तो जिसमें ये शेप छोटा होता है उस वो किस टाइप के मटेरियल होते हैं? तो वो होते हैं ब्रिटल मटेरियल। ठीक है बेटा। और जिसमें ये शेप बड़ा होता है वो किस टाइप का मटेरियल होता है? डक्टाइल होता है। बस आपको ये ग्राफ याद होने चाहिए। और ये भी कंप्लीट हुआ। आप अपने मॉड्यूल से सारे क्वेश्चन करिएगा। अगली क्लास हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर पॉइंट सी से डी तक को क्या कहता है? कुछ ना। कुछ नहीं बेटा। यस वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। हटा दो। यस यस सर। ठीक।